जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। अगर कोई आदमी किसी सरकार के मंत्री को बदनाम करने की नीयत से उसका अश्लील वीडियो बनाता है और उसे वायरल करता है और कोई दूसरा आदमी उस वीडियो को लेकर सवाल उठाता है, सोशल मीडिया पर चीजें डालता है, तो आपके हिसाब से उस मंत्री को क्या करना चाहिए? अपनी बात करूं, अगर मैं मंत्री होता तो वीडियो वायरल होते ही जहां कहीं भी होता वहीं से सामने आता। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से, कहीं से भी किसी भी तरह से लाइव आता, मजबूती से अपनी बातें रखता। अगर मैं मंत्री होता और मेरा वीडियो फर्जी होता तो मैं पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर देता कि वह मुझे बेदाग साबित करे। जिसने यह फर्जी वीडियो बनाया उसे कहीं से भी, पाताल से भी खोज निकाले। और पुलिस के लिए यह काम करना बहुत मुश्किल नहीं है आज के जमाने में, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। मैं खुद को पाक साफ करने की हर चंद कोशिश करता। अगर मैं मंत्री होता और कोई मुझ पर गैर कानूनी या प्रतिबंधित हथियार रखने का झूठा आरोप लगाता तो मैं अपने सारे दस्तावेज उस आदमी के मुंह पर दे मारता और उसे समाज के सामने झूठा साबित कर देता, जलील कर देता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो आज मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय को मानहानि का एक नोटिस भेजा है। बन्ना गुप्ता के कार्यालय से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता पर अनर्गल आरोप लगाते हुए बयानबाजी कर रहे हैं और आम जनता को दिग्भ्रमित करके उनकी छवि धूमिल करने का कुप्रयास कर रहे हैं। प्रेस नोट में आगे कहा गया है कि सरयू राय जिस हथियार ब्रैकेट में ग्लॉक पिस्टल को अवैध बताकर झूठा तमाशा कर रहे हैं, शायद उनको जानकारी का अभाव है और बिना जानकारी के हथियार के बारे में उल्टा सीधा कहकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राय जी को जानकारी होनी चाहिए कि उक्त हथियार पूर्णतः प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत लिया गया है, जिसकी पुष्टि की जा सकती है। जिस तस्वीर और वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक किया है वे जमशेदपुर राइफल क्लब की हैं और बन्ना गुप्ता राइफल क्लब के सदस्य हैं और वे वहां अभ्यास करने की अर्हता को पूर्ण करते हैं। नोट में कहा गया है कि श्री राय इन दिनों अपने विधायकी कार्य छोड़कर तथा विकास कार्यों को भूलकर जनहित से दूर होकर व्यक्ति विशेष पर बयानबाजी कर आम जनता को धोखा दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में सरयू राय को एडवोकेट प्रकाश झा के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी किया गया है और अगर सरयू राय सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। तो ये तो है प्रेस नोट जो बन्ना गुप्ता के कार्यालय से जारी हुआ है। तो ये वीडियो का ये अंश बाद में शूट किया जा रहा है, मैंने वीडियो पहले शूट कर लिया था। मानहानि का नोटिस मिलने के बाद सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि बन्ना गुप्ता ने अपने मानहानि के नोटिस में जो बातें कही हैं वो गलथेथरई हैं और उनका नोटिस कूड़ेदान में डाल देने के लायक है। मानहानि के पहले मुकदमे के बारे में उन्होंने कहा कि कोर्ट से उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है और साथ ही सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को ये चुनौती दी है कि वे इस अश्लील वीडियो के मामले को और इस प्रतिबंधित हथियार रखने को, अवैध हथियार रखने के मामले को लेकर कोर्ट में जाएं, जहां इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो बन्ना गुप्ता ने जो चुनौती दी है मानहानि का मुकदमा करने की, उसको सरयू राय ने स्वीकार कर लिया है और अब यह मामला देखना है कि अदालत तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है और इस मामले में आगे क्या होता है। तो इस पर नज़र बनी रहेगी और देखिए फिर आगे इस वीडियो का अगला भाग। तो आपको बता दें कि सरयू राय ने बन्ना गुप्ता के जिन हथियारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सार्वजनिक किया था,
इस प्रेस नोट में उन हथियारों को जमशेदपुर राइफल क्लब का बताया गया है। सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिन फोटो और वीडियो को सार्वजनिक किया था, उसमें एक 22 बोर की यानी 0.22 बोर की राइफल थी, जिससे प्रेस क्लब के सदस्यों ने भी फायरिंग की थी। दूसरा हथियार एक एयर पिस्टल था जो क्लब के शूटिंग रेंज का था। लेकिन ये वाली पिस्टल, ये जो आप इसको यहाँ देख रहे हैं, जिससे बन्ना गुप्ता शूटिंग रेंज में फायर कर रहे हैं, वह ग्लॉक पिस्टल है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे रखना अवैध है, गैर कानूनी है। अब आते हैं मंत्री बन्ना गुप्ता के ग्लॉक पिस्टल खरीदने और शूटिंग रेंज में उसे चलाने की बात पर। बन्ना गुप्ता के पक्ष से देखा जाए तो उन्होंने अपनी ओर से पिस्टल लेने की प्रक्रिया पूर्ण करने की जो बात कही है, वह एक तरह से सही है, क्योंकि उनके पास हथियार का लाइसेंस है। इसके साथ ही उन्होंने जिस ग्लॉक 21 मॉडल की पिस्टल खरीदी है, वह बाकायदा इनवॉइस यानी बिल कटा कर ली गई है और उस पर जीएसटी का भुगतान भी किया गया है। यानी पिस्टल लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। जमशेदपुर राइफल क्लब का सदस्य होने के नाते बन्ना गुप्ता अपनी निजी पिस्टल से क्लब के शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं। इसमें कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है। तो आप पूछेंगे कि फिर इसमें गलत क्या है और मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप क्यों लग रहे हैं। मैं बताता हूं पूरी प्रक्रिया क्या है और आखिर उस पिस्टल को रखना अवैध क्यों है। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर क्या इसमें सही है और क्या गलत है। बन्ना गुप्ता के पास जो ग्लॉक 21 पिस्टल है, उसका बोर 0.45 है। हालांकि आज जारी प्रेस नोट में बन्ना गुप्ता की ओर से पहली बार यह स्वीकार किया गया है कि उनके पास कोई ग्लॉक पिस्टल है। हालांकि मॉडल की जानकारी उनकी ओर से नहीं दी गई है, लेकिन मेरी जानकारी जहां तक कहती है, उसके अनुसार बन्ना गुप्ता के पास ग्लॉक 21 यानी G21 पिस्टल है, जिसका बोर 0.45 है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आर्म्स सेक्शन के कमांडेंट ऑब्लिग आर्म्स द्वारा कोलकाता पुलिस को दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रेषित पत्र निर्देश V11018/35/2018 आर्म्स को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। पत्र अंग्रेजी में है, मैं इसका शब्दशः हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। पत्र संख्या V11018/35/2018 शस्त्र भारत सरकार गृह मंत्रालय IS-1 प्रभाग शस्त्र अनुभाग MDCN स्टेडियम नई दिल्ली दिनांक 27 जनवरी 2023 सेवा में पुलिस उपायुक्त रिजर्व फोर्स ब्रैकेट में शस्त्र अधिनियम विभाग कोलकाता पुलिस 32 BBD बाग स्टैंडर्ड बिल्डिंग तीसरी मंजिल कोलकाता 700001। विषय पुलिस उपायुक्त रिजर्व फोर्स शस्त्र अधिनियम विभाग कोलकाता पुलिस से ज्ञापन संख्या 245/2/AA दिनांक 20 जनवरी 2023 के संदर्भ में स्पष्टीकरण/दिशा निर्देश। इससे साफ है कि कोलकाता पुलिस ने दिशा निर्देश मांगा था भारत सरकार से। पत्र में आगे लिखा है, महोदय, मुझे आपके मेमो संख्या 245/2/AA दिनांक 20 जनवरी 2023 का संदर्भ लेने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित के लिए मौजूदा शस्त्र अधिनियम और नियमों के तहत लाइसेंस अनिवार्य है। पहला, सुरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों का अधिग्रहण कब्जा परिवहन और उसका उपयोग करना फॉर्म 3। पॉइंट 2, हथियारों और या गोला बारूद की डीलरशिप फॉर्म 8। पॉइंट नंबर 3, हथियारों और या गोला बारूद का निर्माण और प्रूफ परीक्षण फॉर्म 7। पॉइंट नंबर 4, हथियारों और गोला बारूद का आयात फॉर्म 10। उसके बाद दूसरे नंबर के बिंदु में यह कहा गया है कि एक उपयोगकर्ता शस्त्र अधिनियम 2016 की अनुसूची 1 में निर्धारित श्रेणी का एक आग्नेयास्त्र प्राप्त कर सकता है यदि उसके पास एक वैध आग्नेयास्त्र लाइसेंस यानी फॉर्म 3 है। शस्त्र अधिनियम 2016 के फॉर्म 8 में एक वैध डीलरशिप लाइसेंस रखने वाले एक लाइसेंस प्राप्त हथियार
ऑब्लिग या गोला बारूद के डीलर से आग्नेयास्त्र खरीदा गया है और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के व्यावसायिक उत्पादन और प्रूफ टेस्ट आर्म्स की अनुमति ली गई है। एक डीलर फॉर्म 10 लाइसेंस रखने वाले आयातक यानी इंपोर्टर से प्राप्त आग्नेयास्त्रों का सौदा भी कर सकता है, जिसमें कलपुर्जे भी शामिल है। अगला पॉइंट है, यदि निर्माता ने उपयोग किया है तो उसके पास फॉर्म 10 लाइसेंस होना आवश्यक है। मौजूदा अधिनियम और नियमों के तहत निर्माता के आग्नेयास्त्र में से लाइसेंस योग्य कोई भी आयातित भाग और एलवी भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित और ऑब्लिग या प्रूफ परीक्षण किए जा रहे आग्नेयास्त्र शस्त्र अधिनियम 1959 और आर्म्स रूल 2016 द्वारा शासित होते हैं और आर्म्स रूल 2016 के तहत निर्माण के उद्देश्य से सीआईपी प्रूफ टेस्ट रिपोर्ट इस आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, यानी सीआईपी प्रूफ टेस्ट जो है वो आर्म्स रूल के तहत जो प्रूफ टेस्टिंग का जो नॉर्म्स है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है कि राज्य द्वारा निर्दिष्ट विशेष मामले में उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया लगता है, यानी ग्लॉक के मामले में मेसर्स काउंटर मेजर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास शस्त्र नियमों के नियम 57 के तहत अनिवार्य रूप से फॉर्म 1 लाइसेंस नहीं है और न ही गृह मंत्रालय से आग्नेयास्त्रों के परीक्षण की अनुमति उसने प्राप्त की है, यानी सीएमटी के पास फॉर्म 1 भी नहीं है और उसने प्रूफ टेस्ट की भी अनुमति नहीं ली है। अगला पत्र में लिखा गया है कि मेसर्स काउंटर्स मेजर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जे विश्वास एंड कंपनी कोलकाता को दिनांक 7 जनवरी 2022 को 24 अदद G21 और 6 अदद G44 मॉडल के ग्लॉक पिस्टल के मामले में दिए गए प्रूफ टेस्ट डेटा में इस पिस्टल के ग्लॉक और सीएमटी सीरियल नंबर अंकित हैं और कहा गया है कि इन पिस्टल का प्रूफ टेस्ट सीआईपी मानकों के अनुसार है। ये सीआईपी प्रूफ टेस्ट भारतीय शस्त्र अधिनियम इंडियन ऑर्डिनेंस एक्ट में लाइसेंस के रूप में मान्य नहीं है, केवल इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जारी प्रूफ टेस्ट रिपोर्ट या आर्म्स रूल के तहत स्वीकृत टेस्ट फैसिलिटी से जारी प्रूफ टेस्ट ही मान्य है। इसलिए मेसर्स काउंटर मेजर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हथियार ऑब्लिक गोला बारूद डीलर जे विश्वास एंड कंपनी कोलकाता को आपूर्ति किए गए आग्नेयास्त्रों की कोई भी बिक्री आर्म्स एक्ट और नियमों का उल्लंघन कर सकती है। डीलर को उक्त आग्नेयास्त्रों की किसी भी बिक्री की अनुमति देने के पहले स्टेट यानी सरकार द्वारा तुरंत इसकी जांच की जा सकती है और यदि जरूरी हो तो बेचे गए आग्नेयास्त्रों को दोबारा प्राप्त करके राज्य शस्त्रागार में जमा किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि बन्ना गुप्ता ने अपनी ओर से हथियार खरीदने में भले ही प्रक्रिया का पालन कर लिया हो, लेकिन ग्लॉक पिस्टल को बनाने वाली चेन्नई की कंपनी सीएमटी ने ग्लॉक 21 और ग्लॉक 44 पिस्टल में न तो आईओएफ या किसी अन्य स्वीकृत प्रूफ टेस्ट फैसिलिटी की टेस्ट रिपोर्ट जमा की है और इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह पिस्टल आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करती है और जिन लोगों के पास ये हथियार हैं वे फिलहाल अवैध हो सकते हैं और ये तब तक अवैध हो सकते हैं जब तक इनके बारे में भारत सरकार से कोई नया निर्देश नहीं आ जाता और फिलहाल 27 जनवरी 2023 को जारी इस दिशा निर्देश के बाद कोई नया दिशा निर्देश आने की सूचना नहीं मिली है। और यह संयोग ही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में मंत्री बन्ना गुप्ता इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास यह पिस्टल है। हो सकता है कि बन्ना गुप्ता अपने लेवल पर पूरी तरह संतुष्ट हो कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन कर लिया है। बन्ना गुप्ता साधारण आदमी नहीं है, वह झारखंड सरकार के मंत्री हैं। उनके पास आपदा प्रबंधन विभाग भी है। मंत्री का पद संवैधानिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। उन्होंने बाकायदा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली है। जब उन्हें भारत सरकार के इस पत्र की जानकारी मिल गई है, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, चाहे मौखिक हो या लिखित, आधिकारिक हो या गैर आधिकारिक, तो एक संवैधानिक पद पर होने के कारण उनका दायित्व है कि वे भारत सरकार के 27 जनवरी 2023 को जारी पत्र में दिए गए प्रावधानों का पालन करेंगे। हथियार को पुलिस के मालखाना अथवा किसी रजिस्टर्ड हथियार डीलर के पास
जमा करेंगे, ऐसी उनसे आशा की जाती है। और इसके बाद क्योंकि वे राज्य सरकार में मंत्री हैं और इस नाते राज्य सरकार के माध्यम से वे केंद्र सरकार से पत्राचार कर सकते हैं और वहां से अनुमति या क्लियरेंस ला सकते हैं और अपनी पिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि ऐसा वे करते तो किसी को उनके ऊपर आरोप लगाने का मौका नहीं मिलता या उनकी छवि खराब करने का भी मौका नहीं मिलता। तो मानहानि के नोटिस के बदले अगर मंत्री जी कागज ही सार्वजनिक कर देते तो सरयू राय की भारी किरकिरी हो जाती, तो उन्हें अपना चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाता। ये आरोप लगता कि तब वे परेशान करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के 27 जनवरी के पत्र के काट में कोई उन्होंने नया दस्तावेज नहीं दिया है। सिर्फ ये बात कही जा रही है कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन किया गया है जिसकी जानकारी ली जा सकती है। अब कहां से ली जा सकती है ये भी नहीं बताया उन्होंने। यहाँ जमशेदपुर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल है। राज्य सरकार के एक मंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, एक विधायक मंत्री पर सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि मौन है। यह चुप्पी क्यों है? डीसी के पास आर्म्स का सेल होता है उनके कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में, वहां हथियारों की जानकारी होती है, किसके पास कौन सा हथियार है। हथियारों को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की, गाइडलाइंस की जानकारी भी उनके पास होती है। तो प्रशासन क्या कर रहा है जमशेदपुर का, यह सवाल है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि एक सरकार के जिम्मेदार मंत्री और राज्य की सरकार की साख पर लग रहे बट्टे को मिटाए, कंफ्यूजन को दूर करे? ऐसा नहीं करके वह विवाद को बढ़ावा दे रहा है। क्या किसी आम आदमी के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिलने पर भी पुलिस या प्रशासन इसी तरह से रिएक्ट करता है? ये एक सवाल है आम लोगों के लिए। मामला राज्य सरकार के मंत्री से जुड़ा है और इस मसले को अगर तुरंत क्लियर नहीं किया गया, इसका समाधान नहीं निकाला गया, तो आगे चलकर भी यह परेशानी खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर आर्म्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है जिसके लिए कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल भी कानून के दायरे में तो आ ही सकता है। मुकदमा तो कभी भी हो सकता है। तो अब देखना है कि सरयू राय इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे बन्ना गुप्ता से माफी मांग लेंगे या फिर कोई नया खुलासा करेंगे? और अगर बन्ना गुप्ता सरयू राय पर मानहानि का मुकदमा कर ही देते हैं तो वह बन्ना की ओर से सरयू पर दूसरा केस होगा मानहानि का। इसके पहले वे कोविड प्रोत्साहन राशि में घोटाले का आरोप लगाने पर सरयू राय पर मुकदमा ठोक चुके हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।